हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आपको पता ही होगा, कल नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी सीपीओ का। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि सीपीओ के नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसकी वैकेंसी आएंगी, जो कि फाइनली कल आ गया है। तो इसका हम इन नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब इसमें चाहिएगा। ठीक है। और आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड करना चाहिए खुद से भी, कहीं कोई आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती तो ना कर दो। ठीक, या जो भी आप डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आप पर है भी या नहीं, या बनवाने की जरूरत है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमें चाहिएगा। और इस बार जो मेन बात है वो है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इस बदलाव की वजह से ही देखना कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा इस बार सीपीओ के एग्जाम में, देखना। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर भी। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं सीपीओ के अंदर, ठीक, यानी कि जो वैकेंसी फिल की जाती है किस किस फोर्सेस में की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, यानी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा लोग मतलब इसे ही चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस में ही ज्वाइन हो जाएं, और जो कि इसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा हाई जाती है। ठीक, उसके बाद जो बचती है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक, जितनी भी हैं उनमें एसआई की, ठीक, वैकेंसी फिल की जाती है इसके माध्यम से। ठीक, देख भी सकते हैं आप, यानी सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ। ठीक, और फिर सीआईएसएफ, यानी कि सी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, और सीआरपीएफ, ठीक, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। इनमें भी जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं वो सीपीओ के माध्यम से ही बनते हैं। और कहाँ बनते हैं, दिल्ली पुलिस में, सीपीओ के माध्यम से। ठीक, सबसे ज्यादा बच्चे यही चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में ही हो, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया है हालांकि ये भी। अब देखो, हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखो, कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए, यानी 26 तारीख से, और 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना है, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट का इंतजार करना है, नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम में तो सर्वर वगैरह क्रैश हो जाता है, वेबसाइट भी बिजी चल जाती है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर देना। और देखो, इसका जो एग्जाम होगा वो होगा नवंबर दिसंबर में, यानी कि अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया था उनका एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में, तो उनसे पहले ही सीपीओ का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आपके पास अभी लगभग 2.5-3 महीने हैं, तो तरीके में तैयारी में जुट जाओ। अब देखो, अगर मैं बात करूं, देखो सीएपीएफ के अंदर, ठीक, ये जो पोस्ट है दरोगा की यानी एसआई की, ये लेवल 6 की होती है। ठीक, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ठीक है, और जबकि दिल्ली पुलिस में एसआई की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, लेकिन सैलरी दोनों की सेम रहेगी क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, और अलाउंस के अनुसार सैलरी थोड़ी सी वेरी करेगी बस। अभी मैं बात भी करूंगा कि सैलरी कितनी बैठेगी, लगभग मैं बता ही देता हूँ। अगर लेवल 6 की जॉब है और मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, ठीक, दिल्ली पुलिस में अगर आप ऐसा ही बनते हो तो आपकी सैलरी, ठीक, शुरुआत में ही लगभग 70,000 के आसपास, यानी कि 65-70 हजार के आसपास आनी है। ठीक, तो सैलरी तो बहुत बढ़िया रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की, यानी टेंटेटिव वैकेंसी, देखो दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करूं तो 142 है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, यूआर की 63 है, ओबीसी की 35 है, एससी की 19 है, और एसटी की 10 है, और ईडब्ल्यूएस की 15 है। और मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल की हालांकि कम रहती है वैकेंसी, 70 है, जो कि बहुत है, इतनी ही रहती है, बढ़िया है इस बार भी। ठीक है, यूआर की 32 है, ठीक, ओबीसी की 17 है, और एसटी की 9 है, और एसटी की 5 है, और ईडब्ल्यूएस की 7 है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, देखो सीएपीएफ के अंदर जो वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट की है 2651, ठीक, और फीमेल कैंडिडेट की है 210, यानी टोटल मिलाकर यहाँ 2861 वैकेंसी है सीएपीएफ के अंदर। ठीक, अब देखो, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसमें एज लिमिट 20 से 25 साल, ठीक है, यानी 20 से 25 साल के अंतर्गत। लेकिन हमें रिजर्वेशन भी मिलेगा, यानी रिलैक्सेशन। ठीक, किस एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का, यानी कि कह सकते हो 20 से 30 साल तक, ठीक है, भर सकते हैं फॉर्म। और ओबीसी के लिए 3 साल का, यानी कि ये 20 से 28 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन वगैरह या जो अदर कैंडिडेट होते हैं वो अपना अपना देख लेना नोटिफिकेशन को कि उनका रिलैक्सेशन क्या है एज में। ठीक, अब देखो हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, मतलब जो फॉर्म की फीस है वो है 100 रुपया, और वो भी किन कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यानी
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है बस, और बाकी के यानी कि जो ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं और एससी एसटी इन सब के लिए फ्री है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है। अब देखो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें ओनली आपको कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए बस। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है बस इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। और जो क्लोजिंग डेट है, ठीक, जो कि 16 अक्टूबर, तो इससे पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है बस। अब देखो अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं, ठीक, फॉर्मेट वगैरह उसका, तो पहली बात तो जो ओबीसी के कैंडिडेट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट चाहिएगा वो सेंट्रल का चाहिएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो रिसेंट का यानी कि 25 से 26 का आपको वो बनवाना है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले के ही होने चाहिए, उससे बाद के नहीं। अब देखो और एक बात को और ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, यानी कि दिल्ली पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिएगा, LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस में, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और जो सीआरपीएफ है अदर्स उनके लिए भी नहीं है, बस दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि क्लोजिंग डेट से पहले चाहिए, नहीं, जब फिजिकल होगा, जब चेक होगा, फिजिकल से पहले पहले बन जाना चाहिए बस। अब देखो अब एग्जामिनेशन की हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें ही चेंज आया बहुत बड़ा, अब देखते हैं कैसे। देखो आपको पता ही होगा इसमें पहले भी पैटर्न यही था कि 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, ठीक, 50 मार्क्स के, और 50 आएंगे, मतलब 50 आएंगे रीजनिंग के, 50 आएंगे जीके के, और 50 आएंगे मैथ के, 50 आएंगे रीजनिंग के, ठीक, सॉरी 50 आएंगे इंग्लिश के, और 50-50 नंबर के। तो यही था मतलब हर बार पैटर्न। लेकिन इस बार जो अलग क्या वो क्या क्या है, मतलब टाइम लिमिट दे दी, मतलब इसके लिए 30 मिनट मिलेंगे, 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 ठीक, 2 घंटे का पेपर है तो 30-30 मिनट में बांट दिया है, ठीक। ऐसा नहीं कि आप पहले क्या करते थे बच्चे, मतलब पूरे ओवरऑल 2 घंटे मिलते थे, तो अपने अनुसार आप चाहो जीके को 15 मिनट में सोल्व करो, ठीक, मैथ को आप चाहो 50 मिनट में सोल्व करो, तो आपके अनुसार कर लेते थे बच्चे। लेकिन अब 30-30 मिनट दे दिए हैं, जो कि ऐसा भी हो सकता है जैसे जीके है तो जीके में तो 30 मिनट की जरूरत भी नहीं है, जीके तो 12 से 13 मिनट में हो जाएगी, ठीक। इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 30 मिनट की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा ज्यादा 20 से 25 मिनट में हो जाएगी, ठीक। लेकिन मैथ को 30 मिनट कम पड़ जाएंगे, ठीक, तो मैथ को तो लगभग 50-60 मिनट होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा। तो इसलिए ये एग्जाम पैटर्न में बदलाव है, ठीक है। और ये मेंस में भी बदलाव है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और मेंस में तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि एक पेपर होता है वो भी इंग्लिश का, तो वहां पैटर्न में बदलाव करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक। हालांकि इसमें भी कोई मुझे अभी तक समझ में नहीं आया इसमें ऐसा क्यों किया है, ठीक। तो इसमें जो फायदा होगा बच्चों को जिनका मैथ और रीजनिंग स्ट्रोंग है, तो इसमें मैथ और रीजनिंग में आपको स्पीड भी लानी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पीड लानी पड़ेगी जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको, क्योंकि 30 ही मिनट मिलेंगे मैथ में और 30 ही मिनट मिलेंगे रीजनिंग में और 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देख लेना आप मतलब कितना स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन छूटेंगे मैथ के और रीजनिंग के भी, तो इसलिए आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी इसी वजह से। ठीक है, जिन बच्चों के मैथ और रीजनिंग पर पकड़ बहुत ज्यादा है तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे इसके अंदर, ठीक। अगर हम बात करें देखो मेंस की, पहले तो सीबीटी 1 होगा, उसके बाद होगा पीएसटी पीईटी, ठीक, फिर होगा मेंस जो कि एक पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ही होता है, इसमें 2 घंटे मिलते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या बोला है, यानी कि पैरा हमें पढ़ना है ये 12.8.2, और जब हम इसमें जाते हैं, ठीक, ये रहा, तो इसमें लिखा हुआ है कि दी पेपर विल बी डिवाइडेड इन दी 4 पार्ट्स एंड देयर विल बी ए सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट, ठीक, फॉर ईच पार्ट्स, ठीक है। तो मतलब 4 पार्टों में डिवाइड कर देगा ये इंग्लिश के पेपर को, ठीक है, और हर पार्ट के लिए 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, हालांकि ये तो एक ही पेपर है इंग्लिश का, इसे किस तरीके से बांटेंगे, वो तो जब एक बार एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा हमें कि किस प्रकार बांटा है इंग्लिश का पेपर 4 पार्ट में अलग अलग, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले वोकैब रख दे, ठीक, फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर ग्रामर, इस प्रकार जो भी बांटेगा वो हमें जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक नहीं पता चलेगा। तो इस बार भी यानी इंग्लिश का जो पेपर है इसे भी 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, ठीक, यानी 50-50 मार्क्स का अलग अलग, क्योंकि 200 क्वेश्चन आएंगे तो 50 क्वेश्चन एक पार्ट में, 50 क्वेश्चन एक पार्ट में, इस प्रकार, ठीक, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया और उनके लिए अलग से 30-30 मिनट है, ठीक। और 30 मिनट जैसे एक पार्ट पर आपने हो गई तो अगले जो पार्ट है, ठीक, ऐसा नहीं कि फिर आप पिछले उस पर चले जाओगे, नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखो दिल्ली पुलिस में देखो एनसीसी का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया है,
ठीक, बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप इसमें भी देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है 10 मार्क्स यानी 5%। किसे? जिसके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उसे 5% का फायदा होगा। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स यानी 5% का फायदा होगा। देखो ये लिख रहा है बोनस मार्क्स इन ईच पेपर, यानी हर एक पेपर में, यानी 10 मार्क्स, 5% का मतलब 10 मार्क्स, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है तो 10 मार्क्स का सीबीटी 1 में, अरे सीबीटी 2 में, दोनों में फायदा होगा 10 मार्क्स का, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है। और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसे 6 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 3% का फायदा मिलता है। और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसे 4 मार्क्स का, यानी 2% का इसमें फायदा मिलता है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनसीसी सर्टिफिकेट दिल्ली पुलिस में। क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो की वैकेंसी जो आती है उसमें भी 5% का बोनस मार्क्स मिलते हैं एनसीसी कैंडिडेट वालों को, जिसके पास सी सर्टिफिकेट होता है। और जिसके पास बी होता है उसके पास 3%, और जिसके पास ए होता है उससे 2%। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं यानी फिजिकल की। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस में यानी एसआई में जो हाइट चाहिए कि, हालांकि एसआई की बात करूं या सीएपीएफ, सॉरी दिल्ली पुलिस एसआई की बात करूं या सीएपीएफ, ठीक एसआई, तो उनमें जो ये हाइट चेस्ट है वो सेम है, ऐसा नहीं कुछ अलग है। ठीक है, सब में ही सेम है। और मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो हाइट 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं ठीक कैंडिडेट, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी कैंडिडेट ऑल, उन्हें 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं बात करूं यदि चेस्ट की, तो मेल को 80, और देखो यहाँ जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें भी 80 ही चाहिए, यानी अनएक्सपेंडेड। और एक्सपेंडेड यानी 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिएगा, फुलाव चाहिएगा। बिना फुलाए 80 और फुला के 85। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको इसमें भी छूट मिलेगी। जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 77 और फुला के 82। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। देखो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक, और मैं बात करूं जो हिल एरिया से बिलोंग करती है फीमेल कैंडिडेट, उन्हें 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उन्हें 154 सेंटीमीटर की हाइट चाहिएगी। और फीमेल कैंडिडेट का मतलब चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है ओनली मेल कैंडिडेट में। अब देखो यह है सीएपीएफ जो कि समान है। ठीक, देख सकते हैं आप, सब समान है, मतलब कुछ सब। ठीक है, फीमेल के लिए भी आप देख सकते हैं कहाँ है, ये रहा 157, 155, 154। ठीक है, तो सीएपीएफ चाहे दिल्ली पुलिस दोनों के लिए समान समान है। अब हम देखो अगर वेट वेट जो होना चाहिए करोस्पोंडिंग टू हाइट, यानी कि हाइट के इक्विवेलेंट, यानी कि हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए बस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो फिजिकल की। फिजिकल और मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 100 मीटर रेस 16 सेकंड्स। ठीक है, 2 रेस लगानी पड़ेंगी, एक तो 100 मीटर 16 सेकंड में, और 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर वो 6.5 मिनट में। ठीक है, फिर लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस, मतलब 3 चांस मिलेंगे आपको, लेकिन रनिंग में कोई चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार ही रनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, लॉन्ग जंप देख लेना 3.65 मीटर, और हाई जंप की बात करूं 1.2 मीटर, ये इसके लिए भी क्या मिलेंगे 3 चांस। और शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक जिसे हम बोलते हैं 16 एलबीएस, ये लगभग बैठेगा 7 किलो के आसपास का, 7 किलो का गोला फेंकवाया जाएगा 4.5 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। मतलब 3 चांस में अगर आपने फेंक दिया तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे सीधे। और देखो फिजिकल की मैं बात करूं तो फिजिकल इसका इतना भी आसान नहीं होता है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से ही आप तैयारी में जुट जाना। ठीक, अगर हम मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें, देखो 100 मीटर 18 सेकंड में रनिंग करवाई जाएगी, और 800 मीटर 4 मिनट में, तो इनकी भी 2 रनिंग होंगी, 800 मीटर 4 मिनट में और 100 मीटर 18 सेकंड में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, हाई जंप 0.9 मीटर, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। और इसमें यानी कि शॉर्ट पुट जो गोला फेंक होता है वो फीमेल में अनिवार्य, मतलब फीमेल के लिए नहीं होगा वो। ठीक है, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट है, उन्हें ही फेंकना है गोला। ठीक है, और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यानी कि देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, हालांकि ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई दी यार। इसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है हमारा डीवी। ठीक, लास्ट में बचता है डीवी
और मेडिकल बस, और आपकी सीधी फिर क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।